हेलो गाइस, हमने पिछली वीडियो में एग्जाम्पशंस आपको बताए थे कि हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं आपको इसका छोटा सा बता रही हूँ जो मैंने समरी में प्रिपेयर किया है। तो आपको अगर लिखना है तो लिख लेना, ठीक है। किन केसेस में रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, मतलब व्हेन पर्सन इज़ नॉट लायबल टू गेट रजिस्ट्रेशन। कब पर्सन लायबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए। पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 23, ठीक है। उसकी एग्रीगेट टर्नओवर लेस 20 लाख से अगर कम है वो लायबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। और अगर एग्रीगेट टर्नओवर से ज़्यादा है इवन देन पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर तो 20 लाख से कम है तो ऑब्वियस ही बात है, तो वो लायबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। बट अगर ज़्यादा भी है तो ऐसे कौन से केसेस हैं जिसमें ज़्यादा होने के बावजूद भी वो लायबल नहीं होएगा। कौन कौन से केसेस हैं। पर्सन मेकिंग एग्जम्प्टेड सप्लाईज, अगर वो एग्जम्प्टेड सप्लाईज कर रहा है, कोई एग्रीकल्चर का काम कर रहा है, मतलब एग्रीकल्चर में सप्लाई कर रहा है, स्पेशल कैटेगरी में आता है। या अदर एग्जम्पशंस जैसे हैं, ये देखो अदर एग्जम्पशन। पर्सन मेकिंग नॉन टैक्सेबल गुड्स, अगर पर्सन नॉन टैक्सेबल गुड्स की सर्विसेज कर रहा है। एक्टिविटी दैट आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स, जो ना कि गुड्स में आती हैं ना सर्विसेज में आती हैं। टोटल टैक्स जो है वो रिवर्स चार्ज है, इसमें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती अगर टोटल रिवर्स चार्ज केस करते हैं। कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है बट उसमें तो रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत थी। बट मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ क्राफ्ट, अगर वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स मतलब होममेड प्रोडक्ट्स की सेल कर रहा है दैन रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाईज, वो इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है बट हैंडीक्राफ्ट गुड्स की दैन टैक्सेबल उसकी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने समरी एक छोटी सी प्रिपेयर की है फुल इसकी कि किस किस केसेस में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, चाहे उसकी लिमिट ज़्यादा भी है तब भी कौन कौन से ऐसे केसेस हैं तब उसमें वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा, ठीक है। इसकी अब हम छोटे से बुक में से फटाफट देखते हैं। डायग्राम वही है, हम सीधा पढ़ना शुरू करेंगे। पर्सन मेकिंग एग्जम्प्टेड सप्लाई, पर्सन जो है एग्जम्प्टेड सप्लाई में कौन कौन सी सप्लाईज आती हैं देखो। सेक्शन 23(1) ए प्रोवाइड्स दैट द सप्लायर शैल नॉट बी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, पर्सन लायबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए हुज एग्रीगेट टर्नओवर कंसिस्ट ऑफ ओनली गुड्स और ऑफ इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर कंसिस्ट ऑफ ओनली गुड्स और सर्विसेज विच आर नॉट लायबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट और होली एग्जाम्प्ट पेमेंट ऑफ टैक्स। इट मीन्स दैट इफ सप्लायर इज ओनली सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज विच आर नॉट टैक्सेबल, इसका मतलब क्या है। अगर जो सप्लायर है वो क्या सप्लाई कर रहा है, गुड्स और सर्विसेज विच आर नॉट टैक्सेबल, जो कि टैक्सेबल नहीं है और होली एग्जाम्प्ट भी नहीं है, ही विल नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर उसकी टर्नओवर भी एक्सीड नहीं है 20 लाख से तो ठीक है ना, चाहे उसकी टर्नओवर एक्सीड भी कर जाए तब भी वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा क्योंकि वो नॉन टैक्सेबल था और होली एग्जाम्प्ट में डील कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है। एग्रीकल्चरिस्ट है, अगर कोई वो पर्सन है जो वो एग्रीकल्चर में डील कर रहा है। एग्रीकल्चरिस्ट हैव बीन इन डिफाइन इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ द GST एक्ट। दिस डेफिनेशन आर एज एग्रीकल्चरिस्ट मीन्स एन इंडिविजुअल ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हु अंडरटेक, जैसे उसका खुद का बिजनेस है, खुद की लेबर है, उसके ऊपर उसने खुद की लेबर लगाई हुई है। एग्रीकल्चरिस्ट है मतलब किसान है कोई, ठीक है, उसकी खुद की ज़मीन है, उसके ऊपर जो घर बंदे काम कर रहे हैं वो उसकी खुद की फैमिली के हैं या खुद की लेबर है जो उसने अपॉइंट की हुई है, देन उसको रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है पर्सन नोटिफाइड टू बी एग्जम्प्टेड, ये आते हैं स्पेशल कैटेगरी वाले में जिनको गवर्नमेंट बोल देती है कि आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। 23 सबसेक्शन 2 states that the government may be recommended to of the GST council may be specify the category of person who may be exempted from registration, जिनको गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली बोल दिया है कि आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है तो वो नहीं करवाएंगे। देन यहाँ से शुरू होते हैं हमारे जो यहाँ पे थे अदर एग्जाम्पशंस वाले पॉइंट। ये 3 पॉइंट हमारे हो गए, एग्रीकल्चरिस्ट, एग्जम्प्टेड और स्पेशल कैटेगरी। देन है हमारे अदर एग्जाम्पशंस। अदर्स में क्या कौन कौन से हैं। पर्सन मेकिंग नॉन टैक्सेबल नॉन GST सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिनके ऊपर टैक्स ही नहीं लगता, पेट्रोल पे टैक्स नहीं लगता, मतलब ये वाला GST नहीं लगता, सॉरी टैक्स तो लगता है, ठीक है। डू नॉट अंडर प्रीव्यू ऑफ GST के अंडर नहीं आती। इलेक्ट्रिसिटी, हाई स्पीड डीजल, अल्कोहल, नेचुरल गैस, एविटेशन ट्रिब्यूनल फ्यूल, ये सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं आती, देन उसको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। एक्टिविटी दैट आर नीदर सप्लाई, वो एक्टिविटीज़ ना तो वो सप्लाई जो ना की सप्लाई हैं ना ही गुड्स हैं, ना गुड्स हैं ना ही सर्विसेज हैं। सर्विसेज बाय एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय सर्विसेज दे रहा है। सर्विसेज बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल, ये ना सर्विसेज में आती हैं ना गुड्स में आती हैं। फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ ऑफ MLA MPA मेंबर्स, ठीक है, सबकी। पर्सनस होल्डिंग बाय कॉन्स्टिट्यूशन बोर्ड, मतलब ऐसी चीज़ें जिसमें
कोई किसी के अंडर काम कर रहा है, अंडर, जैसे सर्विसेज बाय एम्प्लॉय कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि वो सप्लाई कर रहा है गुड्स और सर्विसेज, अंडर उसके काम कर रहा है, तो उसको नहीं हम कंसीडर करते होते, ठीक है। तो इसमें जो हमारा एम्प्लॉय है उसको रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत थोड़ा पड़ेगी हम कि भाई रजिस्ट्रेशन करवाओ क्योंकि मैं सर्विस कर दे रहा हूँ, नहीं, ठीक है। उसके बाद टोटल टैक्सेस रिवर्स चार्ज, सेम वही वाला पॉइंट लिखेंगे जो हमने पीछे रिपीट किया था, ठीक है उसको, बट इसमें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो देखो ना रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत, देखो टोटल टैक्स इज रिवर्स चार्ज, जो टोटल टैक्स है वो रिवर्स चार्ज है। देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, पर्सन हु आर ओनली एंगेज्ड इन मेकिंग सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज और बोथ द टोटल टैक्स ऑन विच इज लायबल टू पे ऑन रिवर्स चार्ज, ठीक है, वो रिवर्स चार्ज में पे करेगा बेसिस बाय द रेसिपिएंट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज। तो उस बेसिस मतलब डिपेंड अपॉन दैट गुड्स कि वो कौन से गुड्स हैं, तो वो लायबल, या कैसे समझाऊँ आपको, रिपीट हो रहा है वही पॉइंट है। जैसे रिवर्स चार्ज में देखो जो हमारा सप्लायर था, अब इसमें रिवर्स चार्ज हो रहा था, इसमें बोल रहे हैं टोटल टैक्सेबल, जो टोटल टैक्स है सारा का सारा ही रिवर्स चार्ज में जा रहा है, मतलब जो मैंने टैक्स पे करना था वो अब रिवर्स चार्ज में जा रहा है, मतलब जो दूसरा पर्सन है मेरी जगह वो पे करेगा, तो मुझे तो रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत ही नहीं है ना, जो मेरे से, मैं सप्लायर हूँ, मैं गुड्स सप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, जो रिसिप्ट कर रहा है वो रिवर्स चार्ज पे करेगा, मैं क्यों पे करूँ, ठीक है ना। मेकिंग सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स, वो सप्लाई कर रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, अगर वो रेसिपिएंट है देन उसको उसकी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, बट वो सप्लाई कर रहा है उसको क्या ज़रूरत है, जो रेसिपिएंट है वो खुद टैक्स रिवर्स चार्ज पे कर देगा, ठीक है। देन है हमारा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स, अगर वो हैंडीक्राफ्ट कर रहा है तब भी उसको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। सीटीपी मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ हैंडीक्राफ्ट इज़ नॉट लाइबल टू फॉर रजिस्ट्रेशन, वो लाइबल नहीं है। हाउएवर एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच सप्लाईज टू बी कंप्यूटेड इन ऑल इंडिया, एग्रीगेट वैल्यू है जो उसकी ऑल इंडिया में शुड एक्सीड द अमाउंट 10 लाख इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी और 20 लाख इन फाइनेंशियल अदर स्टेट्स, 20 लाख नॉर्मल है, ठीक है ना, आपको पता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की, इसको भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है अगर वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स कर रहा है। पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है हैंडीक्राफ्ट गुड्स की, तब भी उसको वही पॉइंट है कि उसकी लिमिट होती है, बट उसको लिमिट को देखना ही नहीं है क्योंकि उसको करवाने की रजिस्ट्रेशन ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। जॉब वर्कर है कोई, वो में इंटरस्टेट सर्विसेज कर रहा है, रजिस्टर्ड है। जॉब वर्कर इंगेज्ड इन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, अगर कोई जॉब वर्कर है, ठीक है, उसका बॉस किसी बाहर के स्टेट में रहता है तो वो प्रोवाइड कर रहा है सर्विस, तो उसमें भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत इजी पॉइंट्स थे इसके हमारे कि कौन कौन से केसेस में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। एक पॉइंट हो रहा है, पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज हुज एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड, उसको तो रजिस्ट्रेशन कराने, अगर कोई पर्सन है जो इंटरस्टेट सप्लाई करवा रहा है टैक्सेबल सर्विसेज की जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से और 20 लाख से एक्सीड नहीं करती, देन उसको भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बहुत ईजिली कवर हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। इसकी आज मैं आपको सिर्फ समरी बताऊंगी, इसको एक्सप्लेन नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। समरी में मैंने कॉपी में कर रखी है समरी इसकी, थोड़ी कोशिश करना समझने की, थोड़ी सी टफ में है बट इजीली मैंने कर रखी है, कोशिश की जितनी इजी हो सके। इसका पार्ट प्रोसीजर है जो मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। फर्स्ट प्रोसीजर में देखो, एवरी पर्सन लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड एंड पर्सन सीकिंग वॉलेंटरली रजिस्ट्रेशन शैल बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अगर उसको अप्लाई करना है उससे पहले बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन डिक्लेयर हिज पैन नंबर, मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर उसको अपना डिक्लेयर करना पड़ेगा, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस जो उसको है, उसके स्टेट और यूटी। पार्ट ए में, पार्ट 1 है, और फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म 1 है उसके पार्ट ए में उसको ये सारी चीज़ें अपनी बतानी होंगी, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर, ठीक है। कोमल पोर्टल पे ये देखो, पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आर वैलिड होने चाहिए, वो उसने सबमिट कर दिए। पैन वैलिडेटेड ऑनलाइन बाय कोमल पोर्टल फ्रॉम CBDI डाटाबेस, उसके डाटाबेस के अकॉर्डिंग उसको वैलिड करेंगे कि हाँ ये सही है। देन मोबाइल नंबर एंड ईमेल वेरीफाई करेंगे थ्रू 1 टाइम पासवर्ड, OTP आएगा आपके फ़ोन पे, तो अगर आप वो OTP फिल कर दोगे देन आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर एक प्रोवाइड करा जाएगा।
जब आप उस OTP को फिल कर दोगे ना, जब मतलब आपके ये वेरीफाई हो गए तीनों चीज़ें, पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल, देन आप एक OTP आएगा उसको फिल करोगे, देन आपका टेम्परेरी रेफरेंस नंबर हुए मिल जाएगा आपको। टेम्परेरी रेफरेंस नंबर इज जनरेटेड एंड कम्युनिकेटेड टू द एप्लीकेंट ऑन दी वैलिडेट मोबाइल नंबर, और उसके जो उसका मोबाइल नंबर है उसके ऊपर उसके साथ कम्युनिकेट किया जाता है, और जो उसका ईमेल एड्रेस है उसके ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। जो ये उसको TRN प्रोवाइड हुआ है, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर, इसको ये आफ्टर 15 डेज तक यूज़ कर दे सकता है। जिस दिन इसको ये प्रोवाइड हुआ है उसके आफ्टर 15 डेज तक इसका यूज़ किया जा सकता है, उसके बाद नहीं। उसके विद इन 15 डेज इसको रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, ये हम बुक में पढ़ेंगे ना तब उसमें डिटेल में होएगा। यूजिंग TRN, जो ये TRN प्रोवाइड हो जाएगा, एप्लीकेंट शैल इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट एप्लीकेशन उसी फॉर्म में रजिस्ट्रेशन 01 GST कॉमन पोर्टल के पार्ट A में उसने ये फिल किया था। अब पार्ट 2 में जाएंगे, पार्ट B में। ये पार्ट A था फॉर्म 1 का, ये पार्ट B में चला गया। शैल इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट एप्लीकेशन इन पार्ट B ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विथ स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट एट द कॉमन पोर्टल, और स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट जो वहाँ पे बोलेंगे होंगे वही डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्म का पार्ट B फिल किया जाएगा, ठीक है। ऑन रिसिप्ट ऑफ सच एप्लीकेशन, एंड उसके बाद उसको एक एप्लीकेशन आएगी एक्नॉलेजमेंट की, इन दी प्रेस्क्राइब फॉर्म शैल बी इशू टू दी एप्लीकेंट इलेक्ट्रॉनिकली, तो उसको इलेक्ट्रॉनिकली इशू हो जाएगी। और जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है अप्लाई करता है वो रजिस्ट्रेशन के लिए, उसको एक TRN मिलता है। मेकिंग एन एडवांस, जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं ना उसको एडवांस में डिपॉजिट करवाना पड़ता है टैक्स अपना पहले, ठीक है, तभी इसको TRN प्रोवाइड करते हैं। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अप्लाइंग रजिस्ट्रेशन गेट अ TRN फॉर मेकिंग एन एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स इन हिज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, एंड एन एक्नॉलेजमेंट इज इशू ओनली आफ्टर पेड डिपॉजिट। जब वो यहाँ पे तो उसको एक्नॉलेजमेंट इशू हो गई ना, ऐसे ही देखो एक्नॉलेजमेंट शैल बी इशू, बट इन केस ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एक्नॉलेजमेंट ऐसे नहीं होती जब तक वो एडवांस टैक्स पे नहीं करता, ठीक है। एडवांस टैक्स पे कर दोगे तो आपका एक्नॉलेजमेंट इशू हो जाएगी। देन नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन शैल बी फॉरवर्डेड इन टू दी प्रॉपर ऑफिसर, देन एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी जाती है ऑफिसर्स के पास, ताकि वो आपकी एप्लीकेशन को वेरीफाई कर सकें, वेरिफिकेशन कर सकें उसके ऊपर। वेरिफिकेशन कैसे होती है, दी प्रोसीजर आफ्टर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन बाय द प्रॉपर ऑफिसर इज डिस्पैच्ड इन पार्ट सेकंड में सारी वेरिफिकेशन होती है, ठीक है। पार्ट सेकंड में सारी वेरिफिकेशन होती है। कैसे, प्रॉपर ऑफिसर एग्जामिन्स द एप्लीकेशन एंड कंपनाइंग द डॉक्यूमेंट्स, जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसको प्रॉपरली ऑफिसर है ना जो एग्जामिन करता है, ठीक है। इफ़ सेम आर फाउंड इन ऑर्डर, अगर तो वो फाउंड ऑर्डर में होते हैं, मतलब अगर यस होती है, ठीक है, विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, अगर तो उनकी तरफ से यस है तो विद इन 3 डेज के अंदर आपको प्रॉपर ऑफिसर विल ग्रांट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6, तो वो आपको प्रॉपर एक सर्टिफिकेट ग्रांट कर देगा विद इन 3 डेज। अगर उसको कोई भी मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर फॉल्ट नहीं दिखता जो वो वेरीफाई एग्जामिन करता है, तो विद इन 3 डेज यस होती है अगर उसकी तरफ से, तो विद इन 3 डेज वो आपको फॉर्म रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर देता है। बट अगर उसकी तरफ से नो होती है, मतलब उसको कोई भी डॉक्यूमेंट में मिस्टेक नज़र आ जाती है, देखो प्रॉपर ऑफिसर इशू नोटिस इलेक्ट्रॉनिकली, वो उसको इशू करेगा एक नोटिस इलेक्ट्रॉनिकली, और विद इन 3 वर्किंग डेज के अंदर फ्रॉम एप्लीकेशन डेट देयर बाय सीकिंग क्लैरिफिकेशन, जब उसके पास वो एप्लीकेशन सबमिट हुई है उसके विद इन 3 डेज के अंदर या तो वो येस बोलेगा या तो वो नो बोलेगा, ठीक है। विद इन 3 डेज फ्रॉम एप्लीकेशन डेट देयर बाय सीकिंग क्लैरिफिकेशन इन्फो और डॉक्यूमेंट्स फॉर्म दी एप्लीकेंट, जो भी उसने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं। इफ़ एप्लीकेंट हैज़ फर्निश्ड दी क्लैरिफिकेशन, अगर तो जो एप्लीकेंट है उसके पास उस जो भी उन्होंने मिस्टेक ढूंढी है उसकी कोई क्लैरिफिकेशन है, इंफॉर्मेशन है, कोई उसकी डॉक्यूमेंट है, तो अगले विद इन 7 वर्किंग डेज़ के अंदर वो उनको नोटिस करेगा कि मेरे पास, नोटिस के साथ वो डॉक्यूमेंट प्रूफ भेजेगा कि ये मतलब क्लैरिफिकेशन है मेरी, ठीक है। देन उसके बाद अगर तो वो राज़ी हो जाते हैं, उनकी तरफ से यस होता है, इफ़ प्रॉपर ऑफिसर इज़ सेटिस्फाई विद इट, ठीक है। अगर वो प्रॉपर ऑफिसर होता है देन वो फिर ऑफिसर ग्रांट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म 06। पर अगर वो यहाँ से सेटिस्फाई नहीं होता, और
प्रॉपर सेटिस्फाई नहीं होता ऑफिसर हमारा यहाँ पे भी, तो यहाँ पे आ जाएगा वो प्रॉपर ऑफिसर विल रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। जो भी उसने रीजंस लिखे हैं उनके अकॉर्डिंग वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा। अगर वो मतलब सेटिस्फाई नहीं होता है यहाँ पे तो वो रिजेक्ट कर देगा। अगर वो येस कहता है तो आपको सर्टिफिकेट अपॉइंट कर देगा। यह हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था जो मैंने शॉर्ट में काफ़ी लिखने की कोशिश की है कॉपी में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है। और आज की वीडियो यहीं तक डन है। कल हम अपनी नेक्स्ट वीडियो करेंगे।